are extremely complex and dynamic, involving many chemical and biological reactions. तो पहला ये कहता है कि सॉइल बनने की प्रोसेस यानी कि पेडोजेनिक प्रोसेस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और ये क्या है, इनके निरंतर प्रयोग से मींस डायनामिक इन्वॉल्वेशन है ना ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। सो जब ये सब पार्टिसिपेट करते हैं तब क्या उनके रिएक्शन से, उनके एक्शन से पेडोजेनिक की शुरुआत होती है। वन प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट another, or two different process may work simultaneously to achieve the same result, है ना। यहाँ पर क्या है कि एक प्रोसेस यानी कि ये फैक्टर जब वर्क करते हैं तो एक प्रोसेस तो होती है, लेकिन वो क्या करती है अदर प्रोसेस को इन्वॉल्व करती है या इनहेंस करती है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए कि एक फैक्टर है, जैसे क्लाइमेट, एक फैक्टर क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट जो इफेक्ट करेगा उसकी वजह से कुछ कहीं पर वाटर मॉइस्चर बढ़ेगा, कहीं पर ड्राइनेस बढ़ेगी, तो वो अदर फैक्टर्स को जन्म देगा, है ना। तो वहां पर और सारी प्रोसेस स्टार्ट होंगी जो कि किसकी वजह से होंगी, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से होंगी। तो उन सारी प्रोसेस की वजह से भी सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। आफ्टर दैट डिफरेंट प्रोसेसेस और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस ऑपरेट अंडर वेरिंग नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि बहुत सारी प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर के हमारी भूमि तैयार होती है, ठीक है, जो सभी कहाँ करते हैं, ये प्रकृति में मौजूद है या प्रकृति के अंतर्गत ही हिस्सा लेती हैं चीजें सारी। जिसमें क्या है, साइमनसन ने 1959 में कुछ चीजें दी थी, कुछ पॉइंट्स दिए थे कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में बताया था, और वो प्रोसेस कुछ पॉइंट्स पर डिपेंड थी, एंड दैट पॉइंट वाज गेन्स और एडिशन ऑफ वाटर मोस्टली एज रेनफॉल, organic and mineral matter to the soil. The second one, losses of the above material from the soil. Third one, transformation of mineral and organic substances within the soil. Okay, and fourth one, translocation or the movement of soil materials from one point to another within the soil. Okay. So means transformation, translocation, and loses the other material, because which when the upper layer of the soil means upper layer of the rock, so that is the firstly affected by the factors. Okay, and firstly chemically changes and biodegradable changes, that all changes happen in first layer first. Okay, so in upper layer change is firstly, so in the results we lose the upper layer and it's convert in organic compounds or maybe soil. Okay, that's why losses of the above materials, and gains or addition of water, because everything is happen means most of the reactions is the upper surface, so most of the reactions happen by the water or addition of water, because that is the major factor. So that is the four types of practices, means four types of processes for pedogenic. सॉइल बनने के लिए ये चार तरीके की प्रोसेस होती है। एक तो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना, दूसरी बात कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपरी परत का सबसे पहले बदल जाना, यानी कि लॉसेस ऑफ द एबव मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल। अगर हम बात करें कोई एक जगह से कोई दूसरी जगह बह जाती है या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो नुकसान किसका होगा, जो फॉर्म बदल गई, यानी कि वो फॉर्म अब नहीं रही। उसके बाद क्या है कि ये सब कुछ जो है सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, पानी से होती है, यानी कोई भी चीज पे रिएक्शन किसका होता है, पानी का होता है, क्योंकि पानी हर फैक्टर्स के साथ मिलकर के अलग अलग रिएक्शंस करता है। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस थी। इसके बाद इस प्रोसेस को क्या हुआ, दो भागों में डिवाइड किया गया। दैट प्रोसेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस और वन इज स्पेसिफिक, है ना। सो इन फंडामेंटल्स मींस द फोर फंडास हियर, like as humidification, illuviation, okay, and horionation, यानी कि सॉइल बनने की प्रक्रिया में चार प्रोसेस जो है ये बिल्कुल एज अ फंडामेंटल वर्क करती हैं। ठीक है,
यानी कि ये 4 बननी ही बननी है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ह्यूमिफिकेशन, मीन्स दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। ओके, यानी कि ये क्या है कि जो कार्बनिक पदार्थ हमारे पास जमीन में अवेलेबल हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं या किस में बदल जाते हैं, ह्यूमस में बदल जाते हैं। तो इसे ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। अगर इल्यूविएशन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, कुछ हमारे पास जैसे कि क्ले मटेरियल, सॉरी क्ले मिनरल्स होते हैं, यानी कि जो रॉक मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स हमारे पास पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। यानी कि ऊपरी परत में अगर है तो वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, नीचे, फिर वहां वर्क कर रहे हैं, फिर उसके नीचे। तो इस तरह से क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस का एक पार्ट, यानी कि पार्ट हो जाता है या हिस्सा लेते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी सॉइल में, दूसरी लेयर में पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, ये एलुविएशन प्रोसेस है। इसके बाद सेम इसी तरह, जैसा कि एलुविएशन था, सेम उसी तरह इल्यूविएशन भी है। ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल्स, ओके, एंड रिमूव फ्रॉम इल्यूवियल हॉरिजन इन द लोअर लेयर। अब ये क्या है, वहां पर लिखा हुआ है कि मूव कर जाते हैं। एल्यूविएशन में क्या है कि ऊपर भी है लेकिन कुछ निचली परत में, यानी कि निचली लेयर में भी पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इल्यूविएशन में क्या है कि ऊपरी परत को छोड़कर, यानी कि वहां से रिमूव कर दिए जाएं, और जो लोअर लेयर है वहां पर सारे डिपॉजिट हो रहे हैं, यानी कि वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। तो ऊपरी परत को छोड़ करके जब बिल्कुल निचली परत में पहुंच जाते हैं और वहां पर सारा रिएक्शन करते हैं, तो वो होता है इल्यूविएशन, है ना। इसके बाद होता है हॉरिजोनेशन। तो जब 3 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमिफिकेशन, एल्यूविएशन एंड इल्यूविएशन, तो जब ये 3 प्रोसेस होती हैं तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग लेयर्स बनाती हैं, है ना। Like is the first surface, so that is organic matter, but it's converted in humus. Okay, so that is something black type. Okay, that black soil is upper in, that is a top layer and organic layer we can say. And after that eluviation take a part as a second layer. Okay, so the some process of top layer and some part of B origin, means like as eluviation process are there, so that part make a B section. And when the illuviation take a process, means illuviation, so some part of B, okay, and some of the lower part of the earth like as stones and sand, so that is the minerals of soil, minerals layer, and upper some part of B section, so that is the created the third layer, means C. Okay, so that's the 3 process divided the soil in layers according to properties, है ना। यानी कि ये क्या करती हैं, तीनों प्रोसेस सॉयल को 3 भागों में डिवाइड कर देती हैं, यानी कि अपने अपने गुणों के आधार पर, क्योंकि जब ऊपर कार्बनिक पदार्थ है तो उसके कैरेक्टर और प्रॉपर्टी चेंज हो गए। इसके बाद उसके जब हम नीचे पहुंचे तो क्या हुआ, बी में भी कैरेक्टर और प्रोसेस, वो कैरेक्टर और प्रॉपर्टीज उसके क्या हो गए, चेंज हो गए, है ना। तो उसको अलग अलग कैरेक्टर और प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने क्या किया, उसको सेक्शन में डिवाइड कर लिया। और वो सेक्शन का डिवाइडेशन, यानी कि उसे ही हम कहते हैं हॉरिजन बनना। ओके, सो दैट इज द हॉरिजनेशन। चलिए, तो ये 4 तो फंडामेंटल्स प्रोसेस थी, दैट आर द 4 फंडामेंटल प्रोसेस। नाउ वी विल मूव स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, है ना। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक की। मैं इसको इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमें रिवाइज होना जरूरी है। क्योंकि आज शायद कई दिनों के बाद क्लास लगी है, तो किसी को याद भी नहीं था कि हम क्या पढ़ रहे थे, क्या नहीं पढ़ रहे थे, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा रिवाइज जरूरी है। तो बात कर लेते हैं स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में। अब स्पेसिफिक में थोड़ा सा ज्यादा हेडिंग्स हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, और बाकी मैं नोट्स शेयर कर दूंगा आपको लेक्चर पूरा होने के बाद। शायद मैं कर भी चुका हूं ऑलरेडी, है ना। ये चैप्टर क्या मैं पहले शेयर कर चुका हूं आपको, यस और नो? अच्छा, अभी नहीं हुआ है, चलिए ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो मैं लोगों, नेहा ने कह रही है कि यस। आप अपनी मेल चेक कर लीजिएगा अविनाश, अगर मैंने शेयर किया होगा तो आपकी मेल पे होगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जिसको मेल ही नहीं मिल रहा है ना,
क्या मेरे मैंने दोनों सब्जेक्ट के मेल किए हुए हैं, एक बार एग्रोनॉमी का किया हुआ है, एक बार सॉयल साइंस का किया हुआ है। तो क्या कोई ऐसा है जिसको मेल मेरा एक भी नहीं मिला हो? अच्छा पुष्कर, आपको मेरा मेल नहीं मिला क्या? तो देखो, जिसको मेरा मेल रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो अपनी मेल आईडी मुझे लिख दे, या मुझे व्हाट्सएप पे भी मेल आईडी मैसेज कर सकता है। वो भी कौन सी मेल आईडी? संस्कृति यूनिवर्सिटी की मेल आईडी, ठीक है, जो संस्कृति यूनिवर्सिटी ने आपको दी है वो वाली मेल आईडी मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप पर नहीं बेटा, मैंने इस समय मेल कर रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पर क्या है, जैसे मान लो कोई बाद में ज्वाइन हो रहा है, या फिर व्हाट्सएप में क्या हुआ, कहीं गलती से आपने रिमूव कर दिया या डिलीट हो गया है ना, तो नोट्स कई बार रिमूव हो जाते हैं। तो इसलिए अब मैंने मेल करना शुरू किया है। मेल में क्या है, आपके पास हमेशा पड़े रहेंगे और आप जहां चाहेंगे वहां उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस सिस्टम पे चाहेंगे, आपने लैपटॉप खोला पढ़ने के लिए, आप लैपटॉप में डाउनलोड कर लिए मेल ओपन करके, है ना। मोबाइल में चला रहे हैं तो मोबाइल में भी मेल है, वहां से आपने डाउनलोड कर लिया, तो आप हर जगह उसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम बात करते हैं स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की। यस बेटा, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझे मेल कर दीजिएगा, मेरे पर्सनल नंबर पे कर दीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में करने की कोई जरूरत नहीं। चलो, तो स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन क्या है? दैट इज द एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सिंपली वी हैव टू लर्न ओनली वन लाइन, ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, सो दैट इज इंपॉर्टेंट द एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक्युमुलेशन को भी हम सिंपली अगर कहें तो सिंपली हम कह सकते हैं डिपॉजिट, समझे। एक्युमुलेशन का ही मतलब इकट्ठा होना होता है, डिपॉजिट मतलब भी जमा करना या इकट्ठा करना ही होता है, ठीक है। तो आपको जो आसान लगता है आप वैसे समझे, लैंग्वेज पे मत जाए, है ना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, ये खुद को स्पेसिफाइड करने के लिए अलग अलग शब्द यूज होते हैं, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, सिनोनिम्स ही होते हैं, लेकिन वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हमें कुछ और पता होता है लेकिन शब्द कुछ और लिखा हुआ होता है। तो शब्दों में नहीं जाना है, सिर्फ मतलब समझना है ना। सो दैट इज द एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सम पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। तो जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के कण या कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल, या फिर हम कहें कि कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद सेकेंड वन, डी कैल्सिफिकेशन, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या हुआ, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो रहा था, ठीक है, जमा हो रहा था। बट इन सेकेंड वन दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या है, अब या तो ये लीच हो रहा है, ठीक, वाटर के साथ सॉल्युबल होकर डिसॉल्व होकर के लीच हो जा रहा है, मतलब किसी भी तरह से ये क्या हो रहा है, सॉइल प्रोफाइल से रिमूव हो रहा है। तो रिमूव होने को क्या कहेंगे, डीकैल्सिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट वन, पोर्टुलाइजेशन। तो पोर्टुलाइजेशन क्या है, ये निगेटिव ऑफ कैल्सिफिकेशन है। अब कैसे, एक बार वो देख लेते हैं। तो पोर्टजोल क्या है, ये सॉयल लेयर, यानी कि हम सॉयल्स को ही पोर्टजोल कहते हैं, ठीक है। जो हमारी ऑर्गेनिक सॉयल्स है या जो कार्बनिक सॉयल्स है उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टजोल कहते हैं। तो ये क्या है, निगेटिव ऑफ कैल्सिफिकेशन है, यानी कैल्सिफिकेशन में क्या है, जो पॉजिटिव होगा तो उसमें सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट एक्युमुलेटेड होता है, ठीक है। एंड when the be water will be precipitated, so then it will react, है ना। लेकिन अगर निगेटिव की हम बात करें तो निगेटिव में क्या होगा कि वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है वाटर में, है ना, या फिर वो निगेटिव हो चुका है, यानी कि जो उसमें रिएक्शन करने की जो क्षमता थी वो खत्म हो चुकी है, अब वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब उससे हम क्या कर सकते हैं कि सॉयल कैरेक्टर्स में ऐड कर सकते हैं कि अब ये सॉयल बन चुका है ना। तो जब उसका निगेटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है, या फिर उसके लोअर पार्ट की हम बात करें जहां पर लीचिंग और डिजॉल्व प्रोसेस स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वो सॉयल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉयल में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, यानी कि ठंडा होना स्टार्ट होता है, तो वहां पर हम पोर्टुलाइजेशन यूज करते हैं, यानी कि सॉयल बनने की प्रोसेस। ये क्या है, ये जस्ट टॉप लेयर के नीचे की परत है, यानी कि जिसको हम ऑर्गेनिक या कार्बनिक लेयर कहते हैं ना, तो उस कार्बनिक लेयर यानी कि ए हॉरिजन के नीचे ही जो सॉइल पाई जाती है उसको हम पोर्टजोल
कह सकते हैं। तो उस लेयर को बनने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, पोर्टोलाइजेशन कह रहे हैं। और अब देखो इसको हम अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, तो वो ऐसे समझ सकते हैं कि हमने अभी फंडामेंटल पढ़े, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना फंडामेंटल और प्रोसेस में अंतर क्या है। तो देखो फंडामेंटल क्या है कि कोई भी काम करने के लिए जो आपने सोचा, यानी कि जिस चीज पर कोई चीज काम करती है उसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं या फंडामेंटल कहते हैं, है ना। हिंदी में बात करें तो सिद्धांत कहते हैं, यानी कि किस चीज पर कौन चीज कार्य करती है, किस तरीके से कार्य करती है। तो वो जिस पर काम करती है, यानी कि जिसके पीछे जो थॉट या फिर जो चीज वर्क करती है, वो क्या है, वो प्रिंसिपल है किसी चीज का, फंडामेंटल है। लेकिन अब कैसे करती है वो प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि अगर हम ऊपर से कूदे तो नीचे गिरते हैं, ठीक है, यानी कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसके पीछे कोई फंडामेंटल है, और फंडामेंटल है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हम कैसे कूद रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो प्रोसेस है ना। ये थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर पोर्टुलाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये फंडामेंटल नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल क्या था, फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल यहाँ पे यूज हो रहा है एल्यूविएशन, समझ गए। एल्यूविएशन में क्या था कि ऊपर जब कार्बनिक लेयर जो है वो ह्यूमस में बदल जाती है, तो वहां से जो मिनरल्स हैं, यानी कि जो अनडिकम्पोज्ड मटेरियल है ना, वो क्या एकुमुलेटेड होता था सेकेंड लेयर में। तो उससे क्या होता था, दूसरा हॉरिजन बनता था, बी हॉरिजन। तो जो बी हॉरिजन बनने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, पोर्टोलाइजेशन है, ठीक है। पोर्टजोल बनने की प्रोसेस, यानी कि उस बी हॉरिजन को हम क्या कहते हैं, पोर्टजोल कहते हैं, ठीक है। यानी कि पोर्टजोल बनने की प्रोसेस को पोर्टोलाइजेशन कहेंगे। समझ गए, समझ में आया। क्योंकि हमें क्या करना है, हमेशा चीजों को कोरिलेट करते हुए सीखना है, ठीक है, कि एक दूसरे का संबंध क्या हो सकता है। हमेशा चीजों को ऐसे ही देखना है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जब हम वैसे ही समझेंगे तभी हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो पोर्टुलाइजेशन क्या है, प्रोसेस है, ये फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। सो इन दैट पोर्टुलाइजेशन प्रोसेस द सम थिंग्स will be effect. Some things means the process operates under favorable combination of the following environments. अब ये पोर्टुलाइजेशन जो स्टार्ट होता है या शुरू होता है, इस पर कुछ फैक्टर्स वर्क करते हैं, या कोई स्पेसिफिक कंडीशन है जिसपे ये बनना शुरू होता है। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि क्लाइमेट है, पेरेंट मटेरियल है, वेजिटेशन है, लीचिंग एंड ट्रांसलोकेशन और सिस्को ऑक्साइड है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिस्को ऑक्साइड क्या है, ये एक टर्म है, और हमें टर्म हमेशा ध्यान रखनी है। तो लीचिंग क्या है, ये मूवमेंट ऑफ वाटर है, और ट्रांसलोकेशन क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की प्रक्रिया है। और सिस्को ऑक्साइड क्या है, क्या किसी को याद रह गया अभी तक? किसी को नहीं याद रह गया है, चलो कोई नहीं, हम है ना याद दिलाने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। तो सिस्को ऑक्साइड एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर क्या है कि दो एलिमेंट, कोई भी अदर एलिमेंट, यानी कि दो एटम मौजूद हो, ठीक है, दो एटम मौजूद हो, और उसके साथ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे, है ना। यानी कि दो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो सिलिका हो, यानी कि Si हो, Al हो, उसके कितने एलिमेंट चाहिए हमको, 2 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। यानी कि 2Al 2Si जो भी है, और उसके साथ ऐड होंगे, यानी कि
वो एलिमेंट्स किससे अटैच होंगे? ऑक्सीजन के 3 एटम्स से, ठीक है। O3 हमेशा उनके साथ जुड़ा होगा। तो जो दो किसी चीज के 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन के 3 एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, है ना, तो वो सेस्को ऑक्साइड होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद था प्रोसेस लेटेराइजेशन। तो लेटेराइजेशन की बात करें तो ये भी मिट्टी बनने की ही प्रोसेस है ना। और अगर हम इसको हिंदी में सर्च करेंगे, कभी भी आप अगर लेटेराइजेशन हिंदी में सर्च करना, तो पॉडजोलाइजेशन और लेटेराइजेशन में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है द टर्म लेटेराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड later, meaning brick or tile, है ना, was originally applied to a group of high clay Indian soils found in Malabar hills of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra। तो अब यहाँ पर लिटरेशन क्या है? ये लाल मृदा बनने की प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो अपर लेयर है वो कहाँ, वो ऑर्गेनिक लेयर या फिर आ, हाँ, वो ऑर्गेनिक लेयर में या फिर ह्यूमस में क्रिएट नहीं हो रही, कन्वर्ट नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो रॉक्स पाए जा रहे हैं, वो रॉक्स का टाइप कुछ इस तरह का है कि वहां से या तो टाइल्स निकलते हैं, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स ही हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज दूसरी है, ठीक है। तो वहां से जब हम बात करते हैं किसी भी रिएक्शन की, यानी कि जब वो फॉर्म होते हैं, तो वो कैसे रेड सॉइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि वहां पे मिनरल्स तो ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इट रिफर्स स्पेसिफिकली टू अ पर्टिकुलर सीमेंटेड हॉरिजन इन सर्टेन सॉइल विच व्हेन ड्राइड बिकम वेरी हार्ड लाइक अ ब्रिक। यानी कि यहाँ पे ऐसी सॉइल का निर्माण होता है जो कि अगर उसमें से मॉइस्चर हटा दिया जाए तो इतनी हार्ड हो जाती है, जैसा लगता है कि नहीं, पत्थर हो गई है मिट्टी, है ना। तो ऐसा कई एरिया में आपने देखा होगा, कुछ पार्ट महाराष्ट्र, वो एमपी भी कई जगह देखने को मिल जाता है ऐसा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिक दिया गया है वो मालाबार हिल्स का रीजन दिया गया है, जैसे कि केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका और महाराष्ट्र का पार्ट दिया गया है, क्योंकि यहाँ क्या है, अधिकतर रेड सॉइल्स अवेलेबल है और इस तरह की सॉइल्स भी अवेलेबल है ना। तो बेसिकली लेटराइजेशन प्रोसेस क्या है, तो ये लास्ट के 3 लाइंस देखेंगे। लेटराइजेशन इज द प्रोसेस दैट रिमूव्स सिलिका इंस्टेड ऑफ सिस्को ऑक्साइड फ्रॉम द अपर लेयर्स एंड thereby leaving Cisco oxide to concentrate in the solum. The process operates under the following conditions. अब लेटराइजेशन क्या कहता है कि ये कहता है कि हम सिलिका को रिमूव कर रहे हैं, और सिलिका वाकई में एक हानिकारक पदार्थ है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्लांट्स को भी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ये टॉक्सिक होता है और हमारे वाटर के लिए भी टॉक्सिक होता है। लेकिन तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन के 3 एटम्स के साथ मिलकर के ये वहां से रिमूव होता है या निचली लेयर में चला जाता है, ठीक है। और उसकी जगह पे एकुमुलेशन किसका होता है? एकुमुलेशन होता है आयरन का, आयरन और एल्यूमिनियम का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल मास के लगभग 70 to 80% क्या होता है, वहां पे आयरन होता है या फिर एल्यूमिनियम होता है। और यही वजह है कि वो मदाएं कैसी होती हैं, लाल रंग की होती हैं, रेड सॉइल्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर आयरन की अधिकता होती है। तो ये भी प्रोसेस जो बनने की है, लेटराइजेशन जो स्टार्ट होता है, उसके लिए भी कुछ बेसिक चीजें चाहिए, जैसे कि क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन और पेरेंट मटेरियल। तो ये 3 चीजें, पेरेंट मटेरियल बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि कोई भी सॉइल की फॉर्म हमेशा पेरेंट मटेरियल पे ही या पेरेंट मटेरियल से ही निकल करके आती है ना। उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो यहाँ पर क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन दिया हुआ है। चलिए, तो यहां तक हम पहले भी बात कर चुके थे, लेकिन शायद ग्लेजिएशन नहीं पढ़ा हुआ है, तो आज हम ग्लेजिएशन से बात करते हैं।
चलो, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्ले, जो ग्ले दिया हुआ है ये टर्म यानी कि ये वर्ड ये कहाँ से है, ये रशियन वर्ड है ना, और इसका मतलब होता है या तो ब्लू या फिर ग्रे और ग्रीन क्ले। ठीक है, अब ग्रे और ग्रीन क्ले से इसका मतलब है, यानी कि ऊपर लेटेराइट में क्या था, लेटेराइट हम कहीं रेड सॉइल से उसको अंदाजा लगा रहे थे कि ये रेड सॉइल्स हैं जहां पर आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता है। लेकिन अब ग्ले में क्या है, ग्ले का सीधा मतलब ही क्या है, ग्रे या फिर ग्रीन क्ले, और इसका रियल मीनिंग अगर हम बात करें तो वो है ब्लू। लेकिन जब हम सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल ब्लू नहीं होती, इसलिए इसको हम ग्रीन क्ले या फिर ग्रे से इसका अर्थ लगाते हैं। The glaciation is a process of soil formation resulting in the development of a clay or grey horizon in the lower part of the soil profile. मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? अच्छा, क्या स्लाइड्स विजिबल हो रही है आपको? चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें तो डेफिनेशन कहता है कि द ग्लेजिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्ले, और ग्ले का मतलब क्या है, ग्रे या फिर ग्रीन क्ले, यानी कि एक ग्रे हॉरिजन बनना। ठीक है, लोअर पार्ट में, यानी कि सॉइल की अपर लेयर तो ऑर्गेनिक हो गई, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने दूसरी बी हॉरिजन देखा, तो बी हॉरिजन में क्या था कि वहां पर बहुत सारे क्ले मिनरल्स एक्युमुलेटेड हो रहे थे, लेकिन उसमें कुछ पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का था, यानी कि हल्की सी ब्लैक थी और हल्की सी ब्राउन थी। ठीक है, फिर हम उसके बाद तीसरी लेयर में जाते हैं। तीसरी लेयर में देखा तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत ज्यादा पार्ट थे, और वो बिल्कुल रेड या फिर ग्रे कलर की सॉइल्स थी, है ना, यानी कि हम तीसरे रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो एक जो ग्रे कलर की बनती है जो हॉरिजन, दो थर्ड लेयर या सेकंड लेयर का पार्ट होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो उसी लेयर को हम शायद ग्ले हॉरिजन कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, ये कह रहा है कि वो भूरे रंग की होती है, यानी कि ग्रे रंग की होती है। ठीक है, यानी हल्की हल्की सी ब्लैक या ब्राउन कह सकते हैं, है ना। और कहाँ बनती है, इन द लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल above द पेरेंट मटेरियल ड्यू टू पुअर ड्रेनेज कंडीशन। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, यानी कि वो सॉइल की लेयर बनना जो पेरेंट मटेरियल के ऊपर है, लेकिन बाकी लेयर्स के नीचे है। यानी कि ऊपर से देखें तो नीचे है, लेकिन कहाँ है, पेरेंट मटेरियल के ऊपर है। तो जब हम सॉइल प्रोफाइल जब हमने देखी थी, हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जहां पर सॉइल प्रोफाइल देखी थी, तो वहां पर आपने जरूर देखा होगा जहां पर कंक्रीट और पेरेंट मटेरियल था। ठीक है, उसके ऊपर एक हल्का सा ग्रे कलर का हॉरिजन था, तो उस हॉरिजन का बनना, ठीक है, यानी कि वो सॉइल की लेयर बनना ग्लेजिएशन है। The process is not particularly dependent on climate, high rainfall in humid regions, but often on drainage condition, है ना। तो ये हमेशा इसलिए बन जाती है क्योंकि वहां पर या तो अच्छा ड्रेनेज नहीं होता, या फिर वो इतना कह सकते हैं कि इतना कॉम्पेक्शन होता है वहां पे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, और वाटर अवेलेबल होता है क्योंकि सारा जितना वाटर लीच होता है वो वहीं पर होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, और उस लेयर का कलर या फिर जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है उसमें केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं, है ना। तो कुल मिला के हम बात कह सकते हैं कि पैरेंट मटेरियल के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसका बनना, ठीक है, उसके बनने की जो प्रोसेस होती है वही
ग्लेजेशन होती है। और ग्ले का मतलब होता है ग्रे और ग्रीन क्ले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ और भी कंडीशंस दी हुई हैं कि पुअर ड्रेनेज की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो एक तो लोअर टोपोग्राफिकल पोजीशन हो सकती है, ठीक है, यानी कि निचला क्षेत्र है, वहां पे पानी भरा रह गया तो पानी कहाँ जाएगा, कहीं और रन ऑफ नहीं हो सकता, यानी कहीं बह नहीं सकता, तो वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ लीच होगा या फिर इवापोरेट होगा, दो ही कंडीशन है। तो लीचिंग में क्या होगा, वो पानी निचली लेयर्स तक पहुंचेगा और वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो सॉयल क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस की वजह से या फिर लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। देखो, इम्प्रीवियस सॉइल पेरेंट मटेरियल एंड लैक ऑफ एरिएशन, तो ये कुछ मेन अदर रीजंस है जिनकी वजह से ग्ले हॉरिजन बनता है। फिर अगर हम अगली बात करें तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिनाइजेशन। अब सेलिनाइजेशन में हम आ चुके हैं, तो सेलाइन सॉइल और यहाँ पर एल्कलाइन सॉइल की बात होती है, ठीक है, यानी कि ये सॉइल की प्रॉपर्टीज है, जहां पर कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम के आयन एक्युमुलेट होते हैं और कहीं पर सोडियम के आयन एक्युमुलेट होते हैं, यानी कि वो ज्यादा होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर ये सेलाइन और एल्कलाइन डिफाइन होता है। तो क्या होता है, अब देखो, सेलेनाइजेशन मींस इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट्स सच एज सल्फेट्स एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम in soils in the form of a salty horizons। जैसे कि जब आपके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है, इस चीज को देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपके यही कैंपस में संस्कृति यूनिवर्सिटी में सेलेनाइजेशन यानी कि सेलाइन सॉइल ही अवेलेबल है। अब वो सेलेनाइजेशन क्या है ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट्स, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जहां पर क्या होते हैं, साल्ट्स इकट्ठा होने लग जाते हैं जमीन के ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर हम सॉइल लेयर्स को एक बार और देखें, आप अपनी आंखें बंद करके उस प्रोफाइल को याद करिए या फिर इस फंडामेंटल को याद करिए जो हम सॉइल फॉर्मिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ फंडामेंटल में हमने एलुविएशन पढ़ा, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा था, ये अपर लेयर से कहाँ जा रहे थे, निचली लेयर में जा रहे थे, ठीक है। यानी कि जो साल्ट्स थे या फिर जो भी मिनरल्स थे वो मूव कर रहे थे, लीच कर रहे थे। या फिर अगर हम बात करें कैल्सिफिकेशन की और डीकैल्सिफिकेशन की, तो डीकैल्सिफिकेशन में कैल्शियम कार्बोनेट के आयंस कहाँ मूव कर रहे थे, निचली लेयर में मूव कर रहे थे, है ना। लेकिन अब सेलिनाइजेशन क्या है, तो इन्हीं जो कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लीच कर रहे हैं डिजॉल्व होकर के, तो वो कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो रहा है। तो ये क्या है, ये साल्ट्स के इकट्ठे होने की प्रोसेस है, यानी कि जो इकट्ठा होना है वो प्रोसेस जो है वही सेलिनाइजेशन है। अगर वो अपर लेयर में आ जाता है, ठीक है, अगर वो अपर लेयर पे एकुमुलेट होते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज द सेलाइन सॉइल, ओके, बिकॉज विच द हॉरिजन यूज फॉर कल्टीवेशन बट देर आर accumulated of salts, so it's not possible, okay, so that is a soil known as salty soil, means saline soil। यानी कि जब ये यही एक्युमुलेशन कहाँ हो जाता है, हमारी ऊपरी परत पर हो जाता है जिस पर हम खेती करते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं ये सॉइल कैसी हो गई है, साल्टी हो गई है, नमकीन हो गई है, या फिर यहाँ पे क्षार अधिक इकट्ठा हो गए, है ना। तो ऐसी मृदा को हम सेलाइन सॉइल कहते हैं। तो सेलिनेशन क्या है, सिर्फ साल्ट्स या फिर सल्फेट्स या फिर कैल्शियम या फिर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम और Na यानी कि सोडियम और पोटेशियम, इतनी चीजों के इकट्ठा होने की प्रोसेस, ठीक है, किसी भी लेयर में जो इकट्ठा होने की प्रोसेस है वो सेलेनाइजेशन है। सिर्फ इकट्ठे होने की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट्स, और साल्ट्स में क्या आ जाता है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ओके। तो जो भी हॉरिजन बनाते हैं, चाहे वो सॉइल की निचली लेयर में हो या अपर लेयर में हो, जहां पर इन साल्ट्स की अधिकता है, वो हॉरिजन या फिर वो जोन या फिर वो लेयर जानी जाएगी सेलेनाइजेशन
के नाम से, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेलाइनाइजेशन की प्रोसेस है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डीसेलेनाइजेशन मतलब कि जो साल्ट इकट्ठा हुए थे वो रिमूव हो रहे हैं। अब वो रिमूव चाहे वो लीच से हो या डिजॉल्व से हो, चाहे वाटर रन ऑफ से हो, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। यानी कि उसको हम कई तरीके से सुधारते हैं। जैसे कहीं मान लो साल्ट इकट्ठा हो गए तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए कई प्रोसेस है हमारे पास। अब रिमूव करने की बात करें तो हम उसको पहले वाटर लॉगिंग करेंगे, यानी कि इसको पूरा पानी से भर देंगे क्षेत्र को। फिर पानी को हम कहीं भी बहा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, विद इन सम टाइम्स द salts elements will be dissolved in water with water, okay, and that dissolved water we can remove from the field। हम वो डिजॉल्व वाटर को कहीं रिमूव कर देंगे, कहीं भी हटा देंगे उसको, ठीक है, कहीं भी निकाल सकते हैं उसको। तो क्या होगा भाई, डीसेलेनाइजेशन होगा, यानी कि हम सेलाइन इफेक्ट को कम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी कोई प्रोसेस डीसेलेनाइजेशन में आएगी, यानी कि उसका अपोजिट। उसके बाद द नेक्स्ट आता है सोलोनाइजेशन और एल्कलाइजेशन। अब एल्कलाइजेशन क्या है, यानी कि सेलाइन और एल्कलाइन। तो एल्कलाइन में भी वही है, एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस। वहां पर क्या था, एक्युमुलेशन ऑफ साल्ट्स, है ना। वहां पे सिर्फ साल्ट्स इकट्ठा हो रहे थे, और साल्ट्स में कैल्शियम सल्फेट था, मैग्नीशियम था, सोडियम भी था और पोटेशियम भी था, है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ सोडियम आयंस इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस। तो जब सिर्फ सोडियम आयंस इकट्ठा होते हैं तो वो सॉइल को एल्कलाइन बना देते हैं। सॉइल को क्या बना देते हैं, एल्कलाइन बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को एल्कलाइजेशन या फिर सोलेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद जब ये अल्कलाइन को आप रिमूव करते हैं, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सोडियम आयंस, ओके, सो दैट इज नोन एज सोलोडाइजेशन और डी एल्कलाइजेशन, ठीक है, डी एल्कलाइजेशन। तो ये दोनों प्रोसेस क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि आपने सेलेनाइजेशन पढ़ा तो वो डीसेलेनाइजेशन हो गया, एल्कलाइजेशन पढ़ा तो वो डी एल्कलाइजेशन हो गया, है ना। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रोसेस हैं। ये सिर्फ एक्युमुलेट करती हैं, उसके बाद रिमूव करती हैं। दोनों प्रोसेस सेम है, कोई खास अंतर नहीं है। इसके बाद लास्ट प्रोसेस आती है पेडोटर्बेशन। अब पेडोटर्बेशन सॉइल क्या है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। अब प्रोसेस का है की है, मिक्स करने की है, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ द सॉइल। देखो यहां पर देखेंगे, अगर लाइन लिखी हुई है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है। यानी कि एक अलग से ये प्रोसेस है, कोई ये कोई हॉरिजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये क्या करता है, ये मिक्स करने की प्रोसेस है। यानी कि जब हम कई हॉरिजन्स की बात करते हैं या फिर कई सॉइल लेयर्स की बात करते हैं, तो वहां पर हमने देखा है कि एक हॉरिजन में कुछ पार्ट ऐसा होता है सॉइल का जो मिक्स हो रहा होता है, यानी कि मिक्स की प्रोसेस चल रही है। कुछ समय के बाद हो सकता है कि बी हॉरिजन भी ए में मिल जाए या फिर प्रॉपर्टीज एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। तो ये जो मिक्सिंग ऑफ द सॉइल है, इसको हम कहते हैं पेडोटर्बेशन, ठीक है। यानी कि जमीन की अलग अलग परतों में उनके मिक्स होने की प्रक्रिया चलती रहती है, और यही मिक्स होने की प्रोसेस यानी कि मिश्रित होने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है, हमें पेडोटर्बेशन कहलाती है ना। अब मिक्सिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट टेक्स प्लेस इन ऑल सॉइल एंड द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पेडोटर्बेशन आर। अब उसके कुछ टाइप्स हैं, मिक्सिंग होने के कुछ टाइप हैं, और वो टाइप है तीन। एक तो है फोनल पेडोटर्बेशन, दूसरा है फ्लोरल पेडोटर्बेशन, और तीसरा है आर्जिलिक पेडोटर्बेशन।
तो अगर फौना की हम बात करें तो फ्लोरा फौना आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं, है ना। यानी कि जीव जगत की हम बात करें तो फौना है, और अगर पादप जगत की बात करें यानी कि प्लांट किंगडम की हम बात करें तो फ्लोरा है ना। ये आपने पढ़ रखा होगा हमेशा, जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी उसने तो जरूरी पढ़ रखा होगा, है ना। ये आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, क्योंकि आजकल एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक चेंज की बहुत बात होती है ना। चाहे वो न्यूज हो या फिर आप नेशनल ज्योग्राफी अगर देखते होंगे, डिस्कवरी देखते होंगे, तो वहां भी सुना होगा। तो वहां पर अधिकतर वर्ड यूज होते हैं फौना और फ्लोरा। तो फौना में क्या आता है, जो एनिमल किंगडम है ना। और फ्लोरल में क्या आता है, जो प्लांट किंगडम है। तो यहाँ पर क्या है फॉनल में, इट इज द मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाय एनिमल्स सच एज ants, earthworms, moles, rodents एंड मैन हिमसेल्फ, है ना। भाई हमें भी जब कोई बिल्डिंग क्रिएट करनी होती है तो हम सबसे पहले बिल्डिंग का बेस तैयार होता है, और बेस के लिए हम जमीन की कई लेयर्स यानी कि सॉइल की कई लेयर्स को निकालते हैं, या फिर हम कहें उसको मिक्स कर देते हैं। जब वो ऊपर आती है तो वो मिक्स हो जाती है। भाई हमने किसी चीज को नीचे से निकाला और ऊपरी लेयर में मिला दिया, तो ये क्या हुआ, मिक्सिंग ही तो हुआ कहीं ना कहीं। तो बाई ह्यूमन भी ये चीजें होती हैं, अर्थवॉर्म्स भी यही करते हैं। ये क्या करते हैं, फूड को ऊपर से खींच के ले जाते हैं और सॉइल्स की निचली लेयर्स में छोड़ देते हैं, जहां पर ये अपना घर बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अर्थवॉर्म्स की बात करें तो इसमें कई कैटेगरी होती हैं। कैटेगरी जैसे कि कुछ क्या करते हैं कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहता है। ओके, some earthworms living only upper soils. Okay, and some earthworms works in mid soil, and some earthworms uh, can be work within a 3 feet, means 3 feet depth of the soil. तो जो 3 से 4 फीट नीचे रह सकता है सॉइल के, वो क्या करता है, अपने भोजन कहाँ से लेता है, वो फूड को ऊपर लेने आता है, ठीक है, रास्ता बनाते हुए, और ऊपर से फूड को लेकर के और फिर नीचे जाता है, ठीक है, और फिर वहां पे उसको रिमूव करेगा, वो एक्सक्रीटा करेगा। तो जो एक्सक्रीटा हो जो उसका होगा वो कहाँ मिक्स हो रहा है, अब बी हॉरिजन में मिक्स हो रहा है, ठीक है। यानी कि पहली लेयर तो छोड़ दो, फिर वो कहाँ मिक्स हो रहा है, बी लेयर में मिक्स हो रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, ये सारी चीजें एनिमल से हो रही हैं, और एनिमल किंगडम को हम क्या कहते हैं, फौना कहते हैं, है ना। वो फौना कैटेगरी है। तो यहाँ पर फोना पेडोटर्बेशन हो गया, यानी कि एनिमल किंगडम, यानी कि एनिमल जगत में जो भी आता है, चाहे वो कीड़े हों, चाहे वो पक्षी हों, चाहे वो ह्यूमन हो, है ना, ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, जो कोई ना कोई जीव है ना, कोई ना कोई जीव है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, है ना, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, या फिर इंसान हो, तो वो सभी चीजें फौना में आ गई। अगर उनके द्वारा मिक्सिंग चल रही है तो ये क्या है, फौनल पेडोटर्बेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लोरल पेडोटर्बेशन की, फ्लोरल हमने आपको बताया कि ये क्या है, ये प्लांट किंगडम है ना। यानी कि पौधे से संबंधित कोई भी पौधा वो किस में आता है, वो फ्लोरल में आता है, यानी कि फौना में वो सॉरी फ्लोरा में आता है, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है, इट इज द मिक्सिंग ऑफ सॉयल बाई प्लांट्स as in tree tipping that forms pits and mounds। यानी कि कोई भी आप प्लांट लगाते हैं, चाहे वो मेड़ पे लगाएं, ठीक है, या फिर डिग करके यानी कि जमीन निकाल करके उसको किसी गड्ढे में लगाएं, ठीक है, या फिर ये प्रोसेस प्लांट्स की रूट्स के द्वारा भी होती है ना। तो जो इस तरह की मिक्सिंग प्रोसेस है, यानी कि कहीं ना कहीं प्लांट्स के जरिए चल रही है ना, तो वो क्या है, वो फ्लोरल पेडोटर्बेशन है। और अगर इसके बाद हम बात करें थर्ड, आर्जिलिक पेडोटर्बेशन, इट इज द मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स इन द सोलम बाय द churning process caused by swell shrink clays as observed in deep black cotton soils, ठीक है। अब आर्जिलिक क्या है, ये मिक्सिंग प्रोसेस है बाय द फैक्टर्स, चाहे वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो, है ना, चाहे वो सनलाइट हो, या फिर केमिकल रिएक्शंस हो,
यानी कि अगर हम यहाँ पर आर्जिलिक पेडोटर्बेशन की बात करें तो जितनी वेदरिंग प्रोसेस आपने पढ़ी थी, है ना, यानी कि जो टूटने और विखंडन होने की जो प्रोसेस आपने पढ़ी थी, जितनी भी वेदरिंग प्रोसेस है, चाहे वो फर्स्ट लेयर, रॉक की फर्स्ट लेयर जहां पर क्रैक हो रही है, जहां पर केमिकल्स रिएक्शंस हो रही हैं, है ना, जहां पर कुछ फिजिकल एग्रीगेट्स आ चुके हैं, ठीक है, वो ट्रांसलोकेशन हो रही है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो भी प्रोसेस है वो सारी आर्जिलिक पेडोटर्बेशन में आ जाएंगी।